हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा जीके जीएस, जो कि यूपी पुलिस री एग्ज़ाम्स का होगा। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछला जो पेपर हुआ था एग्ज़ाम्स यूपी पुलिस का, उसको जो है आकलन करके फिर इसका जो है प्रैक्टिस सेट बनाया गया। तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और इस समय ज़्यादा समय टाइम है नहीं, तो आप लोग जो है क्वेश्चन लगाने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, उससे जो है आपका एग्ज़ाम में ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसी पर पेज में तीसरा दो प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, चैनल पेज पर जाइए, आपको वहां से प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है, या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन लेंगे तो दिया गया है कि सिए राममय सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। यह रचना गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति से है, ये बताना। ठीक है, ये जो है लिखा गया है गोस्वामी तुलसीदास के ही द्वारा, लेकिन कौन सी कृति में लिखा हुआ ये बताना है। यहाँ पे अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ गया तो ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि पूरा अगर चाहे रामचरित हो, दोहावली हो, जानकी मंगल या फिर गीतावली, कोई भी बुक है तो पूरा कोई नहीं पढ़ा हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा रामचरितमानस के ये बाल कांड से जो है ये लिया गया है। ये जो है लाइन, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, केदारनाथ सिंह की उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। केदारनाथ सिंह को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान हुआ था वो उनकी कौन सी पुस्तक थी, तो वह पुस्तक का नाम था अकाल में सारस। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। और ये एक कविता संग्रह है। ठीक है, ये पुस्तक कौन सी क्या है, तो एक कविता संग्रह है। इन पर जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब, तो 1989 में प्रदान किया गया था। ठीक है, प्राप्त हुआ था। तो कविता संग्रह अकाल में सारस पर जो है केदारनाथ सिंह को उनकी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो मृच्छ कटकम किसकी रचना है। मृच्छ कटकम जो है यह किसकी रचना है, ये बताना है। मृच्छ कटकम की अगर हम बात करेंगे तो ये इसके रचयिता का नाम है शूद्रक। इसको ऐसे एज इट इज याद रखिएगा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, यह मास जो चंद्रमा की डैश के अनुसार गिना जाता है वो डैश कहलाता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यहाँ पे पहले वाले में क्या रहेगा और दूसरे वाले में क्या रहेगा। तो देखिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यह मास चंद्रमा की गति के अनुसार, यहाँ पे गति हो जाएगा। रीत जो लिखा ये दोनों गलत हो जाएगा। गति के अनुसार गिना जाता है। ठीक है, जो मास होता है वो चंद्रमा की गति के अनुसार ही गिनते हैं, तो यहाँ पे गति हो जाएगा। और वो जो है आगे अगर गिना जाने वाला चंद्रमास कहलाता है। ठीक है, आगे जो है वो जो गिना जाता है उसको हम क्या कहते हैं, चंद्रमास कहते हैं। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे गति और चंद्रमास फिल हो जाएगा, जिससे कि सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो चित्रा मुद्गल को जो है उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, पुरस्कृत किया गया था। अब चित्रा मुद्गल को किस कृति के लिए दिया गया था, तो इनकी जो कृति थी उसका नाम था पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा के लिए इन्हें जो है ये एक उपन्यास है, और इस उपन्यास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। किस सन में, तो 2018 में। ठीक है, 2018 में इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हिंदी की पहली संवाक यानी कि बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष में रिलीज किया गया था। तो सबसे पहले हिंदी की बोलती फिल्म जो थी आलम आरा, जिसका नाम था, और 14 मार्च 1931 को जो है ये रिलीज किया गया था। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, 1931। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलेंगे। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है। तो भारत कला भवन संग्रहालय जो है ये पड़ता है वाराणसी में। तो आंसर डी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, वाराणसी में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1920 यानी कि 1920 में इसकी स्थापना किया गया था। और किसने किया था, तो राय कृष्ण दास के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल इनमें से अधिक है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है इनमें से किन जिलों का। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो है लखीमपुर खीरी, पहले नंबर पर आता है। इसका क्षेत्रफल है 7,680 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। इतने क्षेत्रफल में फैला हुआ लखीमपुर खीरी, जो कि पूरे 75 जिला में से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल इसी का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। सोयाबीन की जो फसल होती है वो उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में उगाया जाता है, ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, यानी कि जो मध्य प्रदेश के सटा हुआ जो क्षेत्र है, वहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो जनपद हैं जैसे कि बदायूं हो गया। ठीक है, और जो है सॉरी बुंदेलखंड नहीं है, ये जनपद बदायूं जैसे कि शाहजहांपुर है, रामपुर है, बरेली है, मेरठ, इधर के क्षेत्र में जो है सोयाबीन की खेती की जाती है। ठीक है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कार्तिक एक लोक नृत्य है और किस क्षेत्र का लोक नृत्य है ये बताना है। तो कार्तिक जो लोक नृत्य है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है कार्तिक माह में किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश शासन में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान को रंग थिएटर के रूप में जाना जाता था। रंग थिएटर के रूप में बताना है, इनमें से कौन से स्थान को जाना जाता था। तो रंग थिएटर के रूप में अगर देखा जाए तो ब्रिटिश काल में ये जो जीपीओ रंग थिएटर था, जीपीओ लखनऊ, इसको जाना जाता था। तो आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा जिला है। तो दिया सिलाई उद्योग जो है ये बरेली में सबसे ज़्यादा फेमस है, यहीं पर होता है। तो बरेली इसका प्रमुख केंद्र है। ठीक है, सहारनपुर की अगर हम बात करेंगे तो ये कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र है। मुरादाबाद जो है पीतल के बर्तन यहाँ पे बनाए जाते हैं, पीतल के बर्तन के लिए जो है प्रमुख केंद्र मुरादाबाद है। और मिर्ज़ापुर में अगर हम बात करेंगे तो कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसी जगह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में किस देश में विनाशकारी भूस्खलन के बाद भारत द्वारा उस देश को $1 मिलियन की सहायता प्रदान किया गया। किस देश में विनाशकारी भूस्खलन के बाद भारत के द्वारा उस देश को $1 मिलियन की सहायता राशि जो है प्रदान किया गया। उस देश का नाम बताना है कि ये जो प्रदान किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हुआ है पापुआ न्यू गिनी को, पापुआ न्यू गिनी को दिया गया था। यहाँ पे जो है भूस्खलन आया था, कब आया था, तो मई 2024 में, मई 2024 में आया था भूस्खलन, जिसके तहत जो है भारत के द्वारा इस देश को जो है $1 मिलियन की सहायता प्रदान किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 17वें इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2024 का खिताब किस फ्रेंचाइजी की टीम ने जीता है। जो 2024 में 17वां आईपीएल हुआ है उसमें कौन से फ्रेंचाइजी की टीम के द्वारा खिताब जीता गया। तो 2024 का खिताब ये जीता गया है केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा जीता गया है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, और ये अगर हम बात करें तो किसने किसको हराया इसने, तो इसने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया था। ठीक है, 8 विकेट से पराजित करके जो है तीसरी बार केकेआर के द्वारा ये जीता गया था। ऑरेंज कैप अगर पूछ लिया गया तो ऑरेंज कैप जो है विराट कोहली को प्रदान किया गया है, विराट कोहली को मिला है। ठीक है, 741 रन, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले को ऑरेंज कैप दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा पूरे आईपीएल में 2024 के इन्होंने 741 रन सबसे ज़्यादा बनाए थे, तो इन्हें ऑरेंज कैप दिया गया। और पर्पल कैप की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है विकेट लेने वाले को दिया जाता है। तो पर्पल कैप की अगर हम बात करेंगे तो ये हर्षल पटेल को दिया गया। ठीक है, हर्षल पटेल, इन्होंने सबसे ज़्यादा 24 विकेट लिया था। चलिए, मई 2024 में किसे वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये मई 2024 में सम्मानित किया गया है, और वो किसे सम्मानित किया गया है, तो 114 की अगर हम आंसर की बात करेंगे तो मई 2024 में ये जर्मनी की लेखिका थी जेन्नी एर्पेनबेक, ये जर्मनी की लेखिका हैं। इन्हें जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जर्मनी की लेखिका हैं जेन्नी अर्पनबेक, याद रखिएगा इनका नाम, जेन्नी अर्पनबेक नाम है इनका। और इन्हें जो है मैन बुकर पुरस्कार 2022 का सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2022 का 2024 में इन्हें सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार इनकी पुस्तक भी याद रखिएगा, क्योंकि पुस्तक इनकी पूछिए लिया जाता है कैरोस। ठीक है, पुस्तक क्या है, कैरोस, पुस्तक का नाम है कैरोस पुस्तक के लिए जो है इन्हें प्रदान किया गया। चलिए, लोकसभा चुनाव 2024 में किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े। नोटा जो एक बटन होता है और इसमें बताना है कि कौन से लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं, वो कौन से निर्वाचन क्षेत्र है। तो ये हुआ है मध्य प्रदेश का इंदौर जिला है, इंदौर शहर है। वहाँ पे जो है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं। कुल वोट 2,18,000। ठीक है, 2,18,674 वोट जो है नोटा पर दबाए गए हैं। ठीक है, चलिए, जून 2024 में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसने लॉन्च किया। सारथी 2.0 जो है ये लॉन्च किया गया जून 2024 में। करंट अफेयर से क्वेश्चन है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी ने लॉन्च किया है। इसको शॉर्ट फॉर्म में सेबी कहा जाता है। ठीक है, तो सेबी अगर ऑप्शन में आ गया तब भी यही हो जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेबी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप सारथी 2.0 जो है लॉन्च किया गया। ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न, मई 2024 में आए चक्रवात रेमल को किस देश के द्वारा नामित किया गया? जो 2024 में चक्रवात आया था रेमल, इसका नाम दिया गया, और रेमल नाम किसके द्वारा दिया गया ये बताना। तो ये कहाँ आया था? तो ये बंगाल की खाड़ी में उठा था ये चक्रवात, और ये बंगाल की खाड़ी में पहला प्री मानसून उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसके नामकरण की परंपरा के अनुसार अगर देखा जाए तो ये नाम जो है रेमल नाम जो है ओमान के द्वारा इस बार दिया गया है। तो आंसर डी पार्ट हो जाएगा। रेमल का अर्थ होता है अरबी में रेत, ठीक है, अरबी में क्या होता है? रेत। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई? कौन सी धातु मनुष्य के द्वारा इसमें से सबसे पहले उपयोग की गई? तो वो सर्वप्रथम अगर हम बात करेंगे तो मनुष्यों के द्वारा तांबा धातु की उपयोग किया गया था। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा तांबा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फाइलेरिया रोग के लिए रोग वाहक यानी कि वेक्टर के रूप में कार्य करता है? फाइलेरिया रोग के लिए वेक्टर के रूप में कौन सा इसमें से कार्य करेगा, रोग वाहक के रूप में कार्य करता है? तो वो है क्यूलेक्स मच्छर, ठीक है, मच्छर कार्य करता है, और मच्छर में भी क्यूलेक्स मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर जो है वेक्टर के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और यह रोग जो है वुकेरेरिया ब्रैंकोप्टाई नामक गोल क्रीम से होता है, जिसका संचालन क्यूलेक्स मच्छरों के दंश से होता है, काटने से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था? तो जब ये भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, अधिनियमित हुआ, तो उसमें भारत का वायसराय था विलिंगडन। कौन था? विलिंगडन था। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा विलिंगडन। इसका कार्यकाल की अगर हम बात करेंगे तो वर्ष 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, वर्ष 1932 में जो है लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था इसी के कार्यकाल में, ठीक है। किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? भारत का संघीय न्यायालय जो स्थापित किया गया था 1935 के प्रावधानों के अनुसार 1937 में स्थापित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1937। चलिए, पुरानी मुद्रा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्रा जारी करने की कार्यवाही क्या कहलाती है? तो इस प्रकार के चीज़ों को अगर हम बात करेंगे तो इसको कहते हैं विमुद्रीकरण। क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन जिसको कहते हैं। इसके अंतर्गत सरकार क्या करती है? पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा चालू कर देती है, ठीक है। जैसे कि 2016 नवंबर में भारत सरकार के द्वारा 1000 रुपये और 500 रुपये के जो है नोट का जो है क्या किया गया था? विमुद्रीकरण किया गया था, ठीक है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को सार्वजनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IBRD, ठीक है। ये अगर हम बात करेंगे तो सार्वजनिक रूप से विश्व बैंक के नाम से जानते हैं इसको। आंसर सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। जिसकी स्थापना 1944 यानी कि 1944 में किया गया था। मुख्यालय इसकी बात करेंगे तो वाशिंगटन DC में है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है। चलिए, अगला प्रश्न है, राजस्थान के पारंपरिक स्ट्रिंग पपेट को किस रूप में जाना जाता है? स्ट्रिंग पपेट, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। स्ट्रिंग पपेट की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान के पारंपरिक जो है ये चीज़ें हैं, और इसको हम कहते हैं कठपुतली को, ठीक है, कठपुतली। इसको क्या कहा जाता है? कठपुतली के रूप में जानते हैं। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, कठपुतली, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी योजना एक निर्यात प्रोत्साहन योजना है जिसकी परिकल्पना निरंतर आधार पर भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए किया गया है? तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो पहली बात करेंगे तो बाजार पहुँच पहल जो कि MAI योजना है, ये एक निर्यात प्रोत्साहन योजना है, ठीक है। तो इसी को प्रयोग में किया गया, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत की जनसंख्या इतिहास में किस अवधि को स्थिर अवस्था कहा जाता है? स्थिर अवस्था की अगर हम बात करेंगे तो वो था 1901 से लेकर 1921 को स्थिर अवस्था कहा गया है, ठीक है। इस अवधि में जो विकास दर थी वो बहुत कम थी। चलिए, भारत ने वर्ष 2030 तक ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली एक ग्रीन हाउस गैस के उपयोग को समाप्त करने की योजना बनाई है। उस गैस का नाम क्या है? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचाती है गैस, वो ग्रीन हाउस गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि HFC 23 के उपयोग को समाप्त करने के जो है योजना बनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये गैस का नाम क्या है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन नाम है इसका। अगला प्रश्न, सिंधु जल संधि भारत को और किस नदियों के जल को उपयोग करने की अनुमति देती है? सिंधु जल संधि की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है सिंधु जल समझौता हुआ था या संधि हुई थी। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियां जिसमें ब्यास, रावी और सतलज, ये 3 नदियां जो थी
इनकी सहायिकाओं का नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियां जिसमें सिंधु, चिनाब और झेलम थी एवं उनकी सहायिकाओं का नियंत्रण जो है पाकिस्तान को दिया गया। तो भारत के पक्ष में कौन कौन से आया था? रावी, व्यास और सतलज। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, रावी, व्यास और सतलज। किस शहर को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी की अगर बात करेगा तो वो शहर हो जाता है बेंगलुरु शहर, जो कि कर्नाटक की भी राजधानी है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ही इसरो का जो है क्या है, मुख्यालय है। तो बेंगलुरु को जाना जाता है, इसे भारत की सिलिकॉन वैली की संज्ञा भी दिया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक गर्म धारा, इसमें से गर्म धारा की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से ब्राज़ील की जो धारा है, ये ब्राज़ील तट पर प्रवाहित होने वाली एक गर्म धारा है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ब्राज़ील जो है गर्म धारा है। बाकी फॉकलैंड की धारा, लेब्राडोर की धारा, कनारी की धारा, ये सभी ठंडी धाराएं हैं। निम्नलिखित में से किस देश को साम्राज्यों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है? साम्राज्यों का कब्रिस्तान की अगर हम बात करेंगे तो ये अफगानिस्तान को कहा जाता है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अफगानिस्तान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरिमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए थे? सिरिमा शास्त्री समझौते को इंडो सीलोन समझौता और भंडार नायके शास्त्री संधि के रूप में भी जाना जाता है। इस समझौते पर जो हस्ताक्षर हुआ था वो 30 अक्टूबर 1964 को हुआ था, जिसमें ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, विनय पत्रिका के लेखक का नाम क्या है? विनय पत्रिका किसने लिखा है? तो विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है। तो ए पार्ट हो जाएगा तुलसीदास, जो कि ये किस भाषा में किया गया है? तो ये भी याद रखिएगा, ब्रज भाषा में किया गया है। ठीक है, इसके अलावा रामचरितमानस, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, कृष्णावली, बरबे रामायण, ये सभी जो है भी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रचनाएं हैं। ठीक है, वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन इनमें से कौन सा? तो सबसे बड़ा सरकारी संगठन की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद जो है सबसे बड़ा आता है, और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 1901 में बंगाल में शांति निकेतन नामक स्कूल की स्थापना किसने किया था? हिस्ट्री से क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका अगर आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने पहले इसका नाम रखा था ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर बाद में इसको जो है शांति निकेतन नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तहसीलदार के पास किसकी शक्ति होती है? इसमें से कौन सा पावर होता है, ये बताना है। तो तहसीलदार के पास अगर हम देखेंगे तो संबंधित गाँव की अड़ंगल पहाड़ी प्रविष्टियों को स्थापित करना और जांचना, ये इस प्रकार की शक्ति होती है। ठीक है, और स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना, क्या फसलें अड़ंगल पहाड़ी के अनुसार उगाई गई हैं? तो ये भी सही है। अनधिकृत अतिक्रमण और गैर सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना, तो ये भी सही। ये सभी प्रकार की शक्ति जो होती है वो तहसीलदार के पास होती है। तो इस प्रकार डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन पर कब्जा करने के सरकार के इरादे के बारे में सुविधाजनक स्थानों पर सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित करेगा, और कौन प्रकाशित करता है? तो देखिए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की जो धारा 11 है उसके अंतर्गत जब कभी समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी क्षेत्र में भूमि लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, तब उस आशय की ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जो है अर्जित की जाने वाली भूमि के ब्यौरों का सहित जिला कलेक्टर जो है सुविधाजनक स्थानों पर जो है सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करता है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, जिला कलेक्टर। ठीक है, एक सुविधा जहां से किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यापार के सामान्य क्रम में जनता के सदस्यों को इंटरनेट की पहुंच की पेशकश की जाती है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत के रूप में परिभाषित किया गया है, तो वो कौन सा केंद्र है? उसको नाम क्या है? के तहत किसके रूप में परिभाषित किया गया, ये बताना है। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे इस सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2NA के अनुसार, तो साइबर कैफे से एक ऐसी कोई सुविधा अभिप्रेत है जहां से किसी व्यक्ति द्वारा जनता के कारोबार के साधारण अनुक्रम मॉनिटर तक जो है पहुंच प्रदान की जाती है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, साइबर कैफे। सॉफ्टवेयर प्रसंग में कौन सी एक त्रुटि है जो अवांछित नतीजे पैदा करती है? और ये सारी एरर्स जो है सामान्यतः व्यक्तियों द्वारा की गई एरर्स होती हैं, और प्रायः जो है प्रोग्राम के स्रोत कोड में जो है रहती हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, कौन सी प्रकार की त्रुटि है? तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये एक बग त्रुटि होती है। ठीक है, बग होती है, बग एक त्रुटि होती है जो कि ये अवांछित नतीजे पैदा करती हैं। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट।
प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार जो है किससे प्राप्त करता है? प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो है जनता से प्राप्त करता है, भारत की जनता से। वो भी आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस वर्ष जोड़ा गया था? तो 10 मौलिक जो कर्तव्य जोड़ा गया था वो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1976। ठीक है, 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 में जो है ये चीज़ें एक नया भाग 4A करके जोड़ा गया, जिसके द्वारा पहली बार संविधान में नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य और अनुच्छेद 51 का को जो है समाविष्ट किया गया। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वां संविधान संशोधन के अधिनियम 2002 के माध्यम से प्रस्थापित किया गया था। तो इस तरीके से आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन 1976। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतर क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतर क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की कौन सी अनुसूची में संशोधन किया जा सकता है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिस राज्य क्षेत्र हो गया या संघ राज्य क्षेत्र हो गया, उसका अगर विस्तार से संबंधित चीज़ें करनी है तो पहली अनुसूची में जो है ये सारी चीज़ें वर्णन है। तो पहली अनुसूची में जो है संशोधन करने की आवश्यकता हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और ये समाप्त होता है प्रैक्टिस नंबर 3। जल्द ही हम इसके सारे प्रैक्टिस सेट जो है करवा देंगे। इसके बाद फिर एक साथ मैराथन टाइप का करवा देंगे, जिससे आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।